This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching PSX Hotline. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज की मार्केट शुरू से ही गिर गई और फिर थोड़ी संभली थोड़ी देर के बाद 119 माइनस के जाने के बाद फिर 12 प्लस हमने देखा अराउंड 10:30 वगैरह पे तो और उसके बाद से जो है मार्केट जिगजैग होती रही, तकरीबन नीचे की तरफ ट्रेंड था उसका और एक 1 पॉइंट पे 148 पॉइंट नीचे आ गई और अभी आखिरी जो क्लोजिंग आई है 126 माइनस की है। इस तरह से हमारी जो 100 इंडेक्स है 32,801 पे आ गया है और 30 इंडेक्स में भी 101 का लॉस है और इस तरह से 19,086 का लेवल। ऑल शेयर्स में 107 का लॉस और 22,483 का लेवल। वॉल्यूम्स बहुत कम है आज, 86 मिलियन ओनली और वॉल्यूम एडवांसिंग कंपनी की तादाद 117, डिक्लाइनिंग 167, अनचेंज 23, 307 कंपनीज में काम हुआ है। दीवान मोटर इज़ लीडिंग द वॉल्यूम लीडर्स विद वॉल्यूम ऑफ ओनली जस्ट 7.7। आज वॉल्यूम बहुत कम है, इसीलिए छोटे से वॉल्यूम पे भी ये वॉल्यूम लीडर है। TRG पाकिस्तान नंबर 2 है वॉल्यूम में 7.3, फातिमा फर्टिलाइज़र 4.84, नून पाकिस्तान राइट इशू है इसका, उसमें भी 3.2 मिलियन का काम हुआ। सुई नॉर्दर्न गैस में 3.2 का काम हुआ। गेनर्स की बात की जाए तो कॉलगेट में 28 का इजाफ़ा, ICI में 11 रुपये का इजाफ़ा, पंजाब ऑयल में 11 रुपये का इजाफ़ा, टंडियानी वाला शुगर में 10 का इजाफ़ा, EOF लाइफ स्पॉट में 9.8 का इजाफ़ा। लूज़र्स रफान मेज़ में 380 का लॉस, यूनिलीवर फूड में 90 का लॉस, मरी बेवरी में 25 का लॉस, सनोफी एवेंटिस में 23 का लॉस और JDW शुगर में 19 का लॉस। नाज़रीन, जैसे कि ऑटो पॉलिसी ऐलान हुई है तो उस पर आजकल ज़्यादा फोकस है। ये बहस चल रही है कि जो पॉलिसी आई क्या अच्छी थी, बुरी थी, वॉज इट इनफ और मोर वॉज नीडेड। और उसमें जो मेन इशू आ रहा है कि एग्जिस्टिंग एंड न्यू एंड द क्लोज वन, 3 कैटेगरी हैं, उनकी क्या क्या स्टेटस होगी। हमें पता है कि 2 प्लांट्स ऑफिशियली अभी तक हमें जैसे खबर है कि बंद है। एक तो दीवान वालों का जो सेंट्रो बनाता था होंडाई का, वो बंद पड़ा हुआ है। उस पर ख़बरें आती रही कि किसी और पार्टी से उनकी बात हो रही है। इसी न्यूज़ के ऊपर वो शेयर बढ़ के 2 रुपये से बढ़ते बढ़ते 10 प्लस पे गया। आज वो थोड़ा गिरा हुआ है, वॉल्यूम लीडर भी है, उसमें 44 पैसे का लॉस है। तो लोग समझ में नहीं आ रहा है कि ये इसको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा इस पॉलिसी का। इसी तरह कहते हैं गंधारा निसान की 2 प्लांट्स हैं, एक प्लांट उनका बंद पड़ा है। गंधारा निसान बहुत पुरानी कंपनी है, किसी ज़माने में फोर्ड के ट्रक और फोर्ड की गाड़ियाँ बनाती थी 60s में। ये बहुत ही कदीम कंपनी और उसमें अब एक प्लांट पे तो उनके वो निसान के ट्रक्स बन रहे हैं, लेकिन दूसरा कहते हैं कि बंद पड़ा है। तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा अगर वो किसी बड़े कंपनी को लेकर आते हैं अपने साथ, जैसे वैक्सवैगन इंटरेस्टेड है और रेनॉल्ट इंटरेस्टेड है और दूसरी कंपनियां इंटरेस्टेड हैं, अगर वो आती हैं यूरोपियन कंपनीज़, तो उनको कैसे ट्रीट किया जाएगा। वो जो ड्यूटी का फ़र्क बताया गया वो ख़ासा बड़ा है, बहुत अच्छा है, जिसमें ये कहा गया है कि एग्जिस्टिंग वाले अगर 45% पे कोई पार्ट्स या टूटा हुआ पार्ट्स लाएंगे तो जो नए वाले हैं उनको सिर्फ 10% देना पड़ेगा। मेजर एडवांटेज वहाँ पे दिया गया है। तो ये 2 जो एग्जिस्टिंग कंपनीज़ हैं उनके शेयर्स वैल्यू बारे में काफ़ी लोगों को कंसर्न हो रहा है और सवालात किए जा रहे हैं। इससे बात करने के लिए हमने जावेद हाशमी साहब को बुलाया, जो कि एक बहुत बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं फील्ड के। जावेद साहब, ओवरऑल ऑटो पॉलिसी आपको कैसे लगी? आई थिंक देखिए, ओवरऑल अगर ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को देखें तो उनका तो रिएक्शन नेगेटिव था। आई थिंक उन्होंने इस पर रिजर्वेशंस का इजहार किया है कि जो नए प्लेयर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इंसेंटिव दिए जा रहे हैं और उसका इम्पैक्ट जो है एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उसके ऊपर आके होगा। तो उनकी रिजर्वेशंस हैं। अब देखना ये है कि जो आने वाले प्लेयर्स हैं, अभी आपने 2 नाम लिए कि 2 तो ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इमीडिएटली निगाह में हैं।
उसके अलावा इट्स पॉसिबल कि दे मे बी सम अदर टोटली न्यू प्रोजेक्ट्स दैट मे बी कम। तो वो जब तक आएंगे नहीं तो उसके बाद थोड़ी सी एक वजाहत भी होगी कि एक तो अभी द ब्रॉडर पॉलिसी हैज़ बीन लेड आउट। मार्केट ने ऑब्वियसली बिकॉज जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं जो कि मार्केट में हमने देखा कि पिछले 3 साल में एटलीस्ट उन्होंने दे बड़े अच्छे रिटर्न्स दिए थे उनके शेयर्स ने, या उनमें काफ़ी कैपिटल हमने ग्रोथ देखी थी। तो वहाँ पे हमने थोड़ा सा एक प्रेशर हमने देखा वहाँ पे आके, उसके ऊपर आके। अभी भी देखना ये है कि ये पॉलिसी का कि जी ये बेनिफिट ये आप कौन से मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो आएंगे, विच सेक्टर ऑफ दी मार्केट जो है वो उसका बेनिफिट होगा। अब जिस तरह आपने जिक्र किया कि एक प्लांट दीवान के प्लांट का आपने बात की कि दे वो प्रोड्यूसिंग स्मॉलर कार्स फॉर अ लोअर स्ट्रेटा फॉर द लोअर एंड ऑफ द मार्केट, अगर वो आएगा और उसको ये उस किस्म के इंसेंटिव वो उसको रिवाइव करता है कोई जेवी करके, तो ऑब्वियसली उसका बेनिफिट जो है कंज्यूमर को वो पास ऑन करेगा। बट ऑन द फ्लिप साइड जो कि एग्जिस्टिंग प्लेयर है पार्क सुजुकी उसकी जो उसकी रेंज है उसमें कंपटीशन है, कहा जाए 1000 सीसी की थी ना सेंट्रो, 1000 सीसी की सेंट्रो, शायद उसी किस्म की चीज़ बनाएंगे तो उनको नई चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो आई थिंक थोड़ा सा एक दफ़ा कुछ इस पर तो पेशरफ्त हो जाए तो ऑब्वियसली वन वुड बी एबल टू कॉम्प्लीमेंट। लेकिन बज़ाहिर अभी तक जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनके लिए एक चैलेंज जो है वो खड़ा हो गया। आपने थोड़ा सा रेफल किया है, थोड़ा सा आई थिंक उसमें दो चीज़ उन्होंने कहा कि हम चाह रहे हैं कि गाड़ियों की कीमत कम हो जी। और उस पर एक आर्गूमेंट सब ये है कि जब ये चारों यन के प्रोड्यूसर्स हैं, यन के डोमिनेटेड कंपनीज हैं, ये कहते हैं कि जी हम 100% बना ही नहीं सकते क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं है। दैट मीन्स कि मेजर पार्ट्स लाइक गियर एंड इंजन इज स्टिल बीइंग इम्पोर्टेड। तो यन की कीमत अगर 76 से घट के 116 होती है तो मेजर डिक्लाइन है। साथ ही साथ स्टील की कीमत अगर 30% डिक्लाइन होती है तो इनको काफ़ी कम करना चाहिए था कीमत, जो इन्होंने नहीं किया। पर आई थिंक डॉक्टर साहब वो भी रेट्रोस्पेक्ट में आप देखिए कि व्हेन दिस वाज हैपनिंग इंडस्ट्री में जो एनालिस्ट थे उन्होंने ये सवाल उठाया था कि आपको रुपी एंड पैरिटी का जो एडवांटेज ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को मिला था, या आपने स्टील का जिक्र किया, आपकी ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस थी जब वो नीचे आई थी तो उसका जो एक इम्पैक्ट है वो परहैप्स कंज्यूमर को पास नहीं हुआ। आई थिंक दिस वाज इन द नॉलेज ऑफ नॉट ओनली ऑफ द एनालिस्ट बट गवर्नमेंट के भी नॉलेज में था उस वक्त। तो एज सच गवर्नमेंट ने कोई मतलब इन लोगों कुछ कहा नहीं है, कुछ किया नहीं। इनकी जो रॉयल्टी की फ़ीस थी मुख्तलिफ अकाउंटिंग के हवाले से लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से उसको स्ट्रक्चर किया कार मैन्युफैक्चरर्स ने और उसको ऑब्जॉर्व किया आके। हमने आई थिंक ऑटो सेक्टर के अंदर तमाम कंपनियों में हमने नंबर्स की भी ग्रोथ भी देखी और प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ भी देखी आके। तो आई थिंक इस नहज पे आके अब गवर्नमेंट का उसको एक बेस बनाना थोड़ा समझ से बाहर है। आई मीन दिस वाज पहले ही एक्शन लेना चाहिए था। अगर ये कोई एक इशू ऐसा था कि जिस पे गवर्नमेंट समझती थी कि इंडस्ट्री जो है वो एक अनड्यू एडवांटेज ले रही है तो वो उस वक्त भी जो प्लेयर्स थे उससे बात कर सकती थी। आई थिंक इस वक्त आके उसको खाली बेस बनाना सर ये इंटरनेट का ज़माना है और ये बहुत डिफरेंट ज़माना है। बेरी सैंडर्स जैसा आदमी, एक मामूली सा आदमी आके हिला दिया उसने अमेरिकन पूरे इस्टेब्लिशमेंट को बेस्ड ऑन हिज ट्यूटर्स एंड बेस्ड ऑन हिज वेबसाइट, जहाँ हर महीने 40 मिलियन पैसा आ रहा है बेस्ड ऑन वेरी स्मॉल कंट्रीब्यूशंस। आपके इंटरनेट पे बार बार एक गाड़ी बार बार फ्लैश हो रही है एमंग पीपल ऑफ फेसबुक एंड अदर्स, उसका नाम है नैनो। वो पड़ोसी मुल्क में बनता है, उसकी कीमत 1 लाख रुपए इंडियन है, 1.5 लाख पाकिस्तानी है। लोग कहते हैं हमें क्यों नहीं ऐसी गाड़ी मिलती, क्यों हमें मेहरान जैसी थकी हुई गधा गाड़ी टाइप की गाड़ी 7 लाख की मिलती है। ठीक है, आई थिंक वी कंपेयरिंग एप्पल्स ऑन आई थिंक द इकोनॉमीज ऑफ स्केल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और आपने खाली नैनो की मिसाल दी, उनकी टाटा की जो इंडस्ट्रीज़ है या जो ट्रक्स की इंडस्ट्रीज़ है वो एक अरसा दराज से वो बना रहे हैं और उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं पूरा उसमें आके। उनकी मार्केट का साइज़ हमारी मार्केट के साइज़ से आई थिंक सिंपली पुट इकोनॉमी जो स्केल्स वहाँ पे और यहाँ पे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो यू कांट कंपेयर दैट। प्लस देयर डिलीशन पॉलिसी जब अब ये आज से काफ़ी बहुत साल पहले जब ये आई थी तो एक पूरा डिलीशन का प्रोग्राम बना था कि प्रोग्रेसिवली जो होगा आपकी गाड़ियाँ यहीं पर एक ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी होगा। तो आई थिंक हमने वो रिजीम पे भी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भी 1980 से लेके 2016 तक डिलीजन हुआ ही नहीं मेजर पार्ट्स का, और उसको प्रस्पोन करती गई, गवर्नमेंट सोती रही। और हमारी अपनी सोच ये है कि सोने के पीछे भी कुछ विजडम था
विजडम ये था कि लेट देम मेक मनी एज लॉन्ग एज दे शेयर विथ अस इट्स फाइन। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो गैप आ गया है जो अभी के जो कीमतों में और बाहर की कीमतों में, ठीक है उनके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा, सब कुछ होगा। टोयोटा करोला गाड़ी जो मलेशिया में बन रही है, आप जाके अभी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, 11 से 11.5 लाख की बिक रही है, यहाँ 20 लाख की बिक रही है। तो आम लोग अब बड़े अवेयर हो गए। देखिए मलेशिया पहले ज़माना नहीं रहा, मुगल दौर नहीं है, ये बादशाहों का दौर नहीं है कि आप जो भी कुछ करें किसी को पता ही नहीं, पड़ोस वालों को पता नहीं कि क्या क्या हो रहा है। तारिक साहब हम थोड़ा सा एक तो हम यहाँ पे जब हम प्राइस की बात करते हैं हम रुपी में बात करते हैं, आप हम अब इसको डॉलर में रुपीस में कन्वर्ट करके इसको कन्वर्ट अगर आप डॉलर की प्राइस से पैक करें उस गाड़ी की प्राइस पे, तो जो आज की जो प्राइस है वो रुपी की डेप्रिसिएशन टू अ लार्जर एक्सटेंट उसको, क्योंकि मलेशियन इकोनॉमी, मलेशियन करेंसी जो रिंगिट है वो एक सस्टेन रहा है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, whereas we have seen erosion in the value of rupee. Recent time ringgits have dropped a lot. हाँ वो नहीं वो आप बजा फरमाएं by design तो ये तो अभी recent इवेंट है ना, फॉर अ लॉन्गर पीरियड टाइम। अगर हम सन 2000 से भी या 2000 के अर्ली 2000 से हम 2016 तक का भी पीरियड ले लें, तो हम डॉलर से अगर कन्वर्ट करें कि इन टर्म्स ऑफ डॉलर हम कितने की गाड़ी इंपोर्ट करे थे आज कितने की, तो उसमें जो रेट जो एक जो बड़ा है वो बहुत ज़्यादा फिनोमिनल नहीं है। एक वही 1300 सीसी गाड़ी जो 8-8.5 लाख रुपए की आज से 2004-2005 में मिलती थी, आज वो 16 लाख रुपए की इसलिए मिल रही है क्योंकि डॉलर टर्म्स के अंदर आके हमारा डॉलर जो है ओवर द पीरियड येन की बात करेंगे तो मामला दूसरा हो जाएगा। वो बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, मेरा आर्गुमेंट डॉलर से कोई ताल्लुक ही नहीं इसका। नहीं देखिए डॉलर से ताल्लुक इसलिए कि आप रुपी पे येन टू पैरिटी करते हैं, लेकिन हम अपनी करेंसी को, हमारी करेंसी पेग टू डॉलर के साथ सर मैंने 10 दफ़ा यहाँ पे शो किया है जी, सुजुकी वालों से, होंडा वालों से और ये इंडस वालों से, उस पीरियड में जब येन मजबूत हो रहा था जी, जब 125 से बढ़ते वो 76 पे आया, तो जब मैं कहता था कि डॉलर टर्म में, ये कहते थे डॉलर, डोंट टॉक अबाउट डॉलर, टॉक अबाउट येन से बात करो। आज फिर डॉलर की बात शुरू हो गई। देखिए वो तो बीइंग अ मैन्युफैक्चरर वो तो अपने एडवांटेज की बात करेगा। अब हम तो आई एम ओनली स्पीकिंग फ्रॉम अ कंज्यूमर पर्सपेक्टिव कि आप उनकी मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि वो ऑर्डर प्लेस येन में करते हैं। अभी जितना आपने कहा कि ट्रांसमिशन इज़ अ मेजर कंपोनेंट जो वहाँ से, जिस तरह फॉर इंस्टेंस एक आता है इंजन भी आता है, मेरे ख्याल में दैट कॉन्स्टिट्यूट मे बी 50-60% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कार, तकरीबन दोनों है ना? बाकी डब्बा शब्बा तो बाकी हाँ, वो भी 30% सस्ता हो गया, सस्ता हो गया आके। तो ऑब्वियसली आई एम नॉट। एक चीज़ बताऊं कि मैं इस में घुसने की मैंने कोशिश की थी 92 में, जब मैंने वहाँ पे एक ज़मीन ली टोयोटा के सामने, 1 एकड़ ज़मीन। मेरा इरादा ये था कि और दोस्तों के साथ मिलके हम उनको कोई ना कोई चीज़ बना के देंगे डाउन स्ट्रीम। 8 मीटिंग की हमने तमाम गाड़ी कंपनियों से कि आप जो पार्ट्स कहें। मैंने तो गियर की भी बात की, मैंने कहा मैं जो गियर आप जापान से मुझे कोई 800 या 1000 का 13,000 एक कोई बता दें, वो हम पूरा यहाँ प्लांट लाएंगे। पापा ओवरसीज़ वालों का बहुत पैसा था, मैंने कहा उस कंपनी से हम जॉइंट वेंचर कर लेंगे, हम यहाँ मैन्युफैक्चर करेंगे, आप लोग हमें गारंटीड बाइंग एग्रीमेंट करें। किसी ने नहीं किया। हाँ जो टालते थे, कभी किसी ने मना भी नहीं किया ना दिया। हम कहते थे 15 साल का हमसे डील कर लो तो हम एक वाइबल प्लांट लगा लेते हैं। Nobody was interested because they were making money with, कोई उनको पुश ही नहीं कर रहा था ना डिलीजन के लिए। अगर गवर्नमेंट कहती कि देयर इज़ अ डेडलाइन के बाय से 2005 यू हैव टू प्रोड्यूस, 2095 की मैं बात कर रहा हूँ कि आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा गियर यहाँ पे ऑफ ऑल 3 काइंड्स, तो फिर वो पुश्ड होते हैं, हमें कहते हैं कि आओ भाई बनाओ, हम आपको हेल्प करते हैं। नहीं, पुशिंग नहीं थी। देखिए अगेन तो हमने वो ज़मीन बेच दी। वो पॉलिसी मेकर्स एक पॉलिसी डिसीजन की जो पॉलिसी आई थी उसमें एक इन्विजन किया गया था डिलीशन का प्रोसेस, परहैप्स नहीं हुआ। पर आई थिंक करंट अभी अगर हम आज की बात करने की जो आज की पॉलिसी आई है उसको भी देखें कि अगेन उसमें भी एक राय तो सिंपली ये है कि अगर इस पॉलिसी का एडवांटेज अगर एंड कंज्यूमर को मिलता है देन इट्स अ गुड पॉलिसी। अच्छा सर, ये जो आपने बात की कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल की जो ये इतना रोना रोते रहे 1980 से लेकर अब तक, हाउ कम रेनॉल्ट एंड वैक्सवैगन एंड अदर हु आर ट्राइंग टू कम आर सेइंग कि वी विल प्रोड्यूस 100% पाकिस्तानी कार, फ्रॉम वेयर दे विल गेट द इकोनॉमीज ऑफ स्केल? 100% इकोनॉमीज कार आई हैव नॉट रेड कि उन्होंने कहा है कि खुल के कहा है कि दे विल प्रोड्यूस ऑल द कंपोनेंट्स विल बी प्रोड्यूस। तो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है ना, क्योंकि आपकी लेबर एंड प्रॉब्ली एक्सपोर्ट की उनकी नजर होगी एक्सपोर्ट पे।
क्या ख्याल देखिए आपने वोक्सवैगन का लोकल में तो इतनी गुंजाइश नहीं है। आपने वोक्सवैगन का नाम लिया, तो वोक्सवैगन इफेक्टिवली तो जर्मन गाड़ी थी, लेकिन once the plant moved to Brazil, so I think Brazil became the largest producer of Volkswagen car in the world, and I think अभी भी जो नंबर है वो फिनोमिनली ब्राज़ील के फेवर में है कि वो आज भी गाड़ी Volkswagen की जो है ब्राज़ील में मास प्रोड्यूस की जाती है, एंड ऑल ऑफ इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन ब्राज़ील ऑल्सो। तो आई थिंक ये कोई ऐसी बात नहीं है अगर रेनॉल्ट कर रहा है कि वो यहाँ पे आके टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करके अच्छा प्रिसिशन गियर बॉक्स जो है वो प्रिसिशन इंजीनियरिंग के ज़ुमरे में आता है कि वहाँ पे कि यहाँ पे एंसिलरी या जो आपकी डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ हैं उसको लगाया जाएगा, और तो ये कोई ऐसी ताज्जुब की बात नहीं है। आई थिंक तो व्हाई दिस थिंग कुड नॉट बी डन बाय द 4 एग्जिस्टिंग जापानीज वंस? तो सर ये तो रेगुलेटर से पूछेंगे जब उन्होंने एक प्लान किया था और वो क्यों नहीं करवा सके उसको। और आप देखें कि जैसे मलेशिया के जो प्लांट्स लगे हुए हैं टोयोटा वगैरह के, दे मोस्टली गेयर टुवर्ड्स एक्सपोर्ट। मलेशिया की अपनी मार्केट है बहुत बड़ी, लेकिन इतनी काफ़ी नहीं है शायद कि इतनी। तो ये जो नए लोग आएंगे ना, वो उनका व्यू होगा कि पाकिस्तान में प्रोड्यूस करो और कहीं अफ्रीका वगैरह में एक्सपोर्ट करो, तभी तो इकोनॉमी से स्केल आएगी। अदरवाइज इन पाकिस्तान अगर वो 5वें या 6ठे प्रोड्यूसर्स होंगे, कंपटीशन तो बड़ा इंटेंस हो जाएगा। आई थिंक हमको एक चीज़ जो हमारे टू अ ग्रेटली हमारे एडवांटेज हो जाती है कि हमारे पास जो एक कॉस्ट ऑफ लेबर है विच इज़ अ लार्ज कंपोनेंट, इट्स अ लेबर एक्सटेंसिव इंडस्ट्री जो है, इवन ऑटो जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारे पास बहुत सस्ता है। अच्छा, एक वी ओवर द ईयर्स सिंस दीज जो 2-3 प्लेयर्स जो मार्केट में आए थे, उन्होंने भी एक क्रॉप ऑफ स्किल्ड एक क्रिएट कर दिया है। यू नो ऑब्वियसली देयर इज़, तो यू नो ऐसा नहीं होगा कि वो बिल्कुल एक वर्जिन टेरिटरी में आ रहे हैं और जहाँ पे एक स्किल्ड लेबर नहीं है। ट्रेनिंग का एक हर प्लांट का अपना एक प्रोसेस या अपने SOPs वगैरह होते हैं, बट एक जर्नली देयर इज पूल ऑफ एक्सपर्टीज विद इन जो उनको जिसको चाहिए उसके अंदर भी अवेलेबल है। अब ये तो एक दफ़ा कोई एक आधा मॉडल भी जब आ जाएगा, एंड वन वी हैव अ अपॉर्चुनिटी टू स्टडी व्हाट आर देयर प्लान्स, तो यू नो वन वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू कमेंट कि गोइंग फॉरवर्ड हाउ डज द मार्केट लुक। बट अगर आप हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स के भी अगर आप नंबर देखें, तो आई थिंक कि जो ग्रोथ हम देखते हैं ऑटो सेक्टर के अंदर आके इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड अक्रॉस द बोर्ड फ्रॉम द लोएस्ट स्टार्ट, आप 800 सीसी की गाड़ी से आप ले लें टू 1800 सीसी की गाड़ी जो यहाँ पे बन रही है, तो वहाँ तक हम देखते हैं कि द नंबर्स आर ग्रोइंग। या आप ट्रक्स की रेंज में आ जाएँ या इसमें 58% इंक्रीज है ओवरऑल। तो एंड आई थिंक एक चीज़ CPAC का भी इम्पैक्ट ओवर द लार्जर, ये आपने बड़े अच्छे पॉइंट किया कि ये CPAC का ट्रक के लिए बहुत बड़ी गुंजाइश उधर निकल सकती है। तो ये जो भी प्लेयर्स आने वाले हैं इसमें इनकी नज़र उधर भी हो, इट्स एंटायरली पॉसिबल कि ये जो नया एक CPAC का भी जो प्रोजेक्ट है, एक छोटी गाड़ी बनाए, बाकी हो सकता है ट्रक वगैरह। हाँ, इट मे बी कि जी कमर्शियल व्हीकल्स की साइड के ऊपर आके आपका वहाँ पे भी आके कोई मार्केट देखे। आपने गंदारा निसान का जिक्र किया था कि एक पुरानी इट्स ए वेरी 1960 में फोर्ड बनाती थी, वो ट्रक भी बनाती थी, गाड़ी भी बनाती थी, हमारे पास था वो। तो बाद में टोयोटा वाला आए तो लोग हंसते थे कि यार ये टोयोटा क्यों खरीदे, ये तो खिलौना है। बिल्कुल, और वो 1960s की गाड़ी अभी भी चल रही है, और बात है। तो अभी आने वाले दिनों में वजाहत हो जाएगी थोड़ी सी। अच्छा चलिए, अब ओवरऑल मार्केट की तरफ चलते हैं। आज 2 दिन से हम गिरते हुए देख रहे हैं, क्या वजूहत? आई थिंक मार्केट थोड़ा सा तेल के साथ पैक हो गई है। अच्छा। ऐसा लगता है कि आई थिंक हम तेल की प्राइस को ज़्यादा ही अहमियत दे रहे हैं। हाँ, नहीं अहमियत नहीं दे रहे। आई थिंक हम देखते हैं कि मार्केट अगर तेल बढ़ता है तो हम, क्योंकि तेल की वेटेजेस इंडेक्स में भी ज़्यादा है, तो हम देखते हैं कि थोड़ा सा वहाँ उसकी वजह से इंडेक्स हमें पॉजिटिव नज़र आता है। आज ऐसा नहीं है कि मार्केट नेगेटिव रही, आज भी एक मिक्स वॉल्यूम एक तो बहुत कम था। आज आपने जिक्र किया 86-87 मिलियन का आज टोटल काम हुआ। क्या वजह है? इट्स डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। लोग होली मना रहे हैं आज, कराची वाले, सिंध में तो छुट्टी भी है ना आज, मैच देखने में लगे हुए। आई थिंक थोड़ा सा महीने का ये आपका वो एंड भी है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स भी रोल ओवर होने हैं। आज क्या है? हाँ, आखिरी जुमा है, आखिरी जुमा है ना। अच्छा, इसमें काफ़ी इसकी वजह से जुमेरात है, जुमा कल है। हाँ, जुमा कल है। इट्स डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, बट आई थिंक जनरली थोड़ा सा एक इंटरेस्ट हम गोरे को भी देखते हैं कि जो आपको फॉरेन फिपी है वो भी एक ट्रिकल जो है वो भी मुस्तकिल फिर से शुरू हो गया, वो फिर से एक नेगेटिव जो है वो एक प्रेशर है। आपने ऑयल की जिक्र किया, तो ऑयल की जो फिगर्स मुझे दी गई अभी वो ये है कि 39.28 पे है
ये 41 का हाई से नीचे वापस आया जी, 1.2% to 8% डाउन, और गैस की कीमत 1.8 पे आ गई प्लस 0.45। नतीजा ये हुआ कि डॉव तकरीबन 80 पॉइंट डाउन, SP 13 पॉइंट डाउन, नैस्डैक 52 पॉइंट डाउन, और नीके जब खुला तो 108 पॉइंट डाउन, हैंसेंग 269 डाउन, शंघाई 48 डाउन, सेंसेक्स प्लस थोड़ा सा 7 और सिंगापुर 36। तो ये ओवरऑल हमने आई थिंक दो चीज़ें हैं, एक तो चाइनीज़ इकोनॉमी की वजह से भी हम लोग थोड़ा सा हमको एक वो रहा, एक कंसर्न रहा कि उनका स्लो डाउन आया। आई थिंक आज प्रेसिडेंट ली का भी एक स्टेटमेंट वगैरह आया है कि जिन्होंने आके कहा है कि ही स्पोकन अबाउट कि देयर इज़ नो रियल थ्रेट टू द इकोनॉमी एंड द इकोनॉमी। उन्होंने अपने थोड़े से फिगर डाउनवर्ड 6.5 से 7% का उन्होंने अपना टारगेट सेट किया है। मैटर फैक्ट आई थिंक 28 फरवरी को शंघाई कंपोजिट ने अपना लो किया था, और आई थिंक 28 फरवरी से 28 जनवरी से, एंड आई थिंक फरवरी के महीने में और ये मार्च के पिछले समझिए तकरीबन 2 महीने में शंघाई कंपोजिट जो है ग्रोन बाय अबाउट 13%। तो आई थिंक दैट्स पॉजिटिव न्यूज़ बिकॉज दैट्स द लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारी रीजन के अंदर आके कि शंघाई कंपोजिट हैज़ ग्रोन पिछले 2 महीने में उसने 13% का उसकी ग्रोथ 13% की ग्रोथ आई है। दूसरी इमर्जिंग मार्केट्स में आई वाज रीडिंग कि जी इमर्जिंग मार्केट्स में इंस्पायर्ड ऑफ द फैक्ट कि ब्राज़ील में आजकल एक प्रेसिडेंशियल उसके ऊपर कोई इम्पीचमेंट की कहानी हो रही थी, बट इमर्जिंग मार्केट इजिप्ट अपना ब्राज़ीलियन इंडेक्स हैज़ ग्रोन ट्रेमेंडसली, हाँ हैज़ ग्रोन ट्रेमेंडसली इंस्पायर्ड ऑफ द फैक्ट कि वहाँ भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। द डिस्काउंट रेट इज़ अबाउट हवरिंग एट अबाउट 13 और 14%, उनके भी डेट के इशूज़ हैं और इस किस्म के, बट देयर मार्केट इंडेक्स, देयर मार्केट हैज़ डन एक्सट्रीमली वेल। आगे फटे मार्केट। छोटी सी ब्रेक लेनी है नाज़रीन, हम लेंगे आप एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू PSX हॉटलाइन। हमारे पास एक बड़े लीडिंग एक्सपर्ट तारिक हाशमी साहब मौजूद हैं, जो मार्केट के एक्सपर्ट भी हैं और बैंकर भी हैं और बहुत गहरी नज़र रखते हैं इकॉनमी पे। तो आप ये कह रहे थे कि ये जो ये फैक्टर्स तेल और चाइना और ये आप ब्राज़ील का भी जिक्र कर रहे थे, लेकिन आपने कहा कि चाइना में 14% की इम्प्रूवमेंट आई है 13.5% ड्यूरिंग द लास्ट 2 months। इसी तरह आप ब्राज़ील का जिक्र कर रहे थे, डिस्पाइट द चैलेंजेस कि वहाँ तो गवर्नमेंट हिल रही है, फिर भी आप कह रहे हैं वहाँ पे इम्प्रूवमेंट है। The market as an emerging market, the market has done extremely well, and I think in spite of मुझे percentage terms में अब याद नहीं है, लेकिन they have been a positive move. It's been probably the best performing market in the emerging market के अपने bracket के अंदर आके Brazil has during the last 2 months, during the last few months के अंदर आके, तो बहुत नीचे गिर गई थी, बहुत नीचे गिर गई थी। एंड दिस इज इंस्पायर्ड ऑफ द फैक्ट कि उनका जो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का आप सुन रहे हैं कि वहाँ पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, उसके बावजूद द मार्केट हैज़ इज ऑन द पॉजिटिव साइड। तो यू नो हम अपनी मार्केट के अंदर भी आके देखेंगे हमारे करेंसी इंप्रूव हुई उनकी, क्या करेंसी उनकी अभी इतना नहीं, करेंसी नहीं हुई, करेंसी भी बहुत गिरी हुई है, करेंसी बहुत। उसका एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट ये हुआ कि शुगर की कीमत जो 420 वाला होती थी वो आ गई 375 पे, तो उससे चीनी की कीमत काफ़ी नीचे आ गई वर्ल्ड वाइड बिकॉज ऑफ द करेंसी डिक्लाइन की वजह। अब अगर वो इम्प्रूव होगी तो फिर से चीनी महंगा हो जाएगा। तो ये तो हम अब फ़ायदा हो जाएगा, बट इफेक्टिवली हमारी भी, अगर हम वही बात कर रहे थे कि ड्यूरिंग द ब्रेक के हमको भी जो चैलेंजेस हैं, आपने जिक्र किया कि डार साहब ने परहैप्स फिर एक नए कोई 5.5 का जिक्र कर दिया, 5.5 और प्लस 35 बिलियन एक्सपोर्ट की भी बात की, बड़ी पॉजिटिव बात है भाई। अब वो एक्सपोर्ट कैसे अचीव करेंगे, दैट इज क्योंकि आज के अखबार में आपका जो एप्टिमा है, टेक्सटाइल वाले जो हैं वो तो अपीलें कर रहे हैं, वो रो रहे हैं कि यू नो द इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू कि दे फेयर कि जी हमारा बिजनेस जो है वो जो उनका सबसे बड़ा कंपेटिटर है बांग्लादेश चला जा रहा है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, अपने सब्सिडी के जो पेबैक के रिबेट के पेबैक के इश्यूज हैं, क्या कहानी है सर? रिबेट के पेबैक के इश्यूज हैं क्या ये जब एक्सपोर्ट करते हैं तो इनको वापस मिल जाता है वो टैक्सेस जो इन्होंने दी हुई थी, जो दिए होते हैं, उसमें बहुत डिले होता है, उसकी पेमेंट में डिले है, तो वो यू नो वो एक लिक्विडिटी क्रंच उसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, पैसा फंस गया और गवर्नमेंट दे नहीं रही इनको। अब एंड आई थिंक मोर देन लेस हमारा एक ये भी देखना है कि हमारी जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है जिसके ऊपर यू नो कभी अनाउंस होती है फिर वो
उस पर कुछ मूवमेंट नहीं होती है। हम आके ये भी देख रहे हैं कि हमारी कॉटन की जो विच इज़ हम एक लीडिंग वो थे, वो दैट इज़ डाउन बाय अबाउट 30% से ज़्यादा, वो डाउन है। हमारा टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स आर डाउन बाय अबाउट 12-13% से, वो भी डाउन है आके। और मैं इस पर ऐड करता चलूँ कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हो रही हैं जी, उस पर बहुत बड़ी डिक्लाइन है, 50% लोग कह रहे हैं। यानी जो आइंदा के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, वहाँ पे वही बिकॉज ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स बांग्लादेश इज़ टेकिंग अवे मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स फ्रॉम अस। तो उस पर बहुत बड़ी कंसर्न है, क्योंकि ये वैल्यू एडेड इंडस्ट्री जो है, जो कपड़े बनाती हैं, हौजरी बनाती हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट समथिंग लाइक 90% ऑफ वर्क फोर्स। जी, उनमें कैपिटल कम होता है लेकिन वर्क फोर्स ज़्यादा। एक सिलाई की मशीन पे 3 आदमी को रोज़ी मिल जाती है, जबकि अगर आप स्पिनिंग साइड पे देखें तो अरबों करोड़ों के वो प्लांट्स होते हैं, मोस्टली ऑटोमेटिक। तो ये बड़ा कंसर्न है जनाब, ये जॉब क्रिएशन के लिए बड़ा चैलेंज है कि अगर ये जो छोटी इंडस्ट्री है हमारी टेक्सटाइल की, वो नहीं चलेगी तो बहुत लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे और बड़ा मसला हो जाएगा। आई थिंक थोड़ा सा आपने कहा कि थोड़ा सा एक परहैप्स एक फोकस जो है उसको वापस लेके आना है कि अगर हमने आई मीन इट्स वेरी गुड कि जो नए आपके एक्सपोर्ट के टारगेट्स आए हैं कि हमने 35 बिलियन का, आई थिंक उससे पहले 55 बिलियन का भी फिगर आ चुका हुआ है। व्हाट अ जोक। बहरहाल अब अगर वो समझते हैं कि ये हो सकता है, आप कुछ भी दे दें, 105 दे दें, आपकी मर्जी है, लेकिन ये कि हाउ आर वी गोइंग टू अचीव दैट, व्हाट हैव यू डन टू इनेबल दिस, व्हाट इनेबलिंग एटमॉस्फेयर यू हैव क्रिएटेड, हैव यू रिड्यूस्ड द प्राइस ऑफ एनर्जी लोअर देन बांग्लादेश एंड इंडिया, हैव यू रिड्यूस्ड द प्राइस ऑफ कॉटन विच इज़ द बेसिक इंग्रेडिएंट। यहाँ तो कॉटन हमारा यान जो है वो 20% महंगा है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउ कैन यू कम्पीट विद बांग्लादेश? बांग्लादेश तो कहीं से भी इंपोर्ट कर लेगा यान सस्ते में, ठीक है ना, हमसे नहीं लेगा, हमने तो महंगा किया हुआ है, हम अनकम्पिटिटिव हो गए, हमारी मर्जी। और वो फिर 20% कम पे अगर यान लाता है, उसको वैल्यू ऐड करता है, तो फिर हम कैसे उससे कम्पीट कर सकेंगे? हम नहीं कर सकते। आई थिंक इट्स डिफिकल्ट, चैलेंजेस तो डेफिनेटली हैं तारिक साहब, आप देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, एंड आई थिंक कि वही वाला है कि द गवर्नमेंट नीड्स टू परहैप्स फोकस ऑन, अब क्योंकि अब इलेक्शन के भी हम यहाँ से तकरीबन 3 साल होने को हो ही गया है, आधे से ज़्यादा ही हो गया, तो वी वुड बी लुकिंग एट, तो आई थिंक जो सम ऑफ द जो प्रोमिसेस थे इलेक्शन के, वो पहले 3 साल में तो चलो कि नो आप बिजी थे चीज़ों को ठीक करने में, तो आइंदा 2 सालों में अगर हम वो चीज़ों को देख भी लें कि हम पावर का इशू रिजॉल्व कर दें, गैस का इशू रिजॉल्व कर दें, आई थिंक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका हमारे ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उनका कल आ रहे हैं, कल वो आ रहे हैं, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूव, एंड देखिए कि उस पर क्या होता है। इंशाल्लाह वहाँ पे डेवलपमेंट हो जाएगी। हमारा नेबर है ईरान, हम आज एक डिस्टर्बिंग न्यूज़ ट्विटर पे आई जी, उसमें ये था कि ईरान पाकिस्तान टू ट्रेड इन यूरो। ये सुन के मुझे घबराहट हुई, क्योंकि अमेरिका को सबसे ज़्यादा गुस्सा इसी बात पे आता है जब कहता है कोई यूरो से ट्रेड करेगा या अपने लोकल किसी करेंसी में ट्रेड करेगा। अमेरिका बहुत नाराज़ हो जाता है, उस पर गोली मार देता है। दैट्स ट्रू। आई थिंक अमेरिका तीन मुल्कों के ऊपर, आई थिंक सद्दाम हुसैन ने भी हाँ, ये बात की थी, आई थिंक मोहम्मद कदाफी ने भी ये बात की थी, और ईरान ने भी ये बात की थी तारीख में। तो बाहर अभी देखें कि वो कल आ जाएं तो उसके बाद इस पर आपको बताओ, 84 में मैं इनोसेंट सा आदमी था, मुझे क्या पता था कि यहाँ ग्लोबल पॉलिटिक्स ऐसी बड़ी है। तो वहाँ की जो मैं अंधों में काना राजा हो गया था अबू धाबी में, बचपन से लिखने पढ़ने की आदत फैमिली में, तो आर्टिकल लिख देता था तो बड़े इज्जत से छप जाती थी। तो मेरे बैंक के एमडी ने मुझे कहा कि उस ज़माने में तेल की कीमत घट के हो गई $8। तो लोगों ने कहा कि जी अबू धाबी जहाँ हम जॉब कर रहे थे, ये दिस विल बिकम ए गोस्ट टाउन। गोस्ट टाउन की तस्वीरें आना शुरू हो गई, जो अमेरिका वाले में होते हैं ना गोस्ट टाउन। तो जाहिर है मुझे भी बड़ी एंग्जाइटी हुई कि बड़े मुश्किल से गया था और हालात हमारे घर के भी बड़े ख़राब थे। तो मुझे कहा गया, शमीम नकवी साहब थे जो आजकल लीडर हैं ना हमारे, फिरदौस नकवी के वालिद, बड़े हम उससे बड़ा प्यार करते थे। कहते तारिक तुम बड़ा लिखते हो, तो ऐसा करो एक अच्छा सा आर्टिकल लिखो कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ यू इकॉनमी। तो मैंने उस पर वर्क किया काफ़ी महीने तक और बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा। मैंने कहा भाई आपने यहाँ ये अचीव किया, आपके पास इतना गैस है, इतना तेल है, आपकी आबादी है ही नहीं, 20,000 की तो टोटल आबादी अबू धाबी की ओरिजिनल। तो मैंने कहा यू शुड नॉट वरी। अच्छा, उसी में मैंने एक और बात लिख दी इनोसेंटली। मैंने कहा कि आई रिकमेंड दैट इन फ्यूचर वॉट एवर यू मेक, you first of all you should not sell only in dollar, you should sell in various currencies, and whatever you make you should invest all over the world। पाकिस्तान में भी लगाओ, सूडान में भी लगाओ, मलेशिया में लगाओ। तो रात को एक कॉल आई अननोन नंबर से, भी अजीब सा नंबर था उसमें, कह रहा है कि सब बात करना तो बहुत अच्छी बात करते हो, लेकिन डॉलर के ख़िलाफ़ कभी नहीं बोलना अगर इस रीजन में रहना है।
तो वो दिन था और मैंने जिप कर लिया अपने आप को, हर बात लिखता था, डॉलर के बारे में कभी नहीं बोलता था। तो ये चीज़ बहरहाल, तो आपने कहा कि अगर रूहानी साहब आए तो इंशाल्लाह गैस के भी और 1200 मेगावाट बिजली की भी बात चल रही है, दो छोटे लाइन और 1000 की लाइन। ईरान के साथ हमारे ट्रेड की बहुत पोटेंशियल है, मतलब तकरीबन हर एरिया के अंदर आके हम दो तो हमारी इमीडिएट ज़रूरत है, बिजली की भी और गैस की भी। एंड आई थिंक एक चीज़ जो सुनने में आई वो ये भी था कि कोई पेट्रोलियम की मसनूआत को भी कोई लीगलाइज करें, जो हम वहाँ पे एक ग्रे चैनल से हम देखते हैं वो जो पेट्रोल आता है, ईरानी पेट्रोल आता है कि उसको भी एक कोई रेगुलराइज कर लें, हम उसको कोई एक प्रॉपर चैनल के थ्रू कर लें ताकि उसको भी। फैक्ट ऑफ द मैटर इज आई हैव गॉन टू ऑल द बॉर्डर टाउन्स इंक्लूडिंग मंद एंड पंजगूर। वहाँ बज़ाब्ते भाई मंडी लगती है रोज़ाना सुबह को। अब ये हमारे फ़ौजियों को नज़र नहीं आता, रेंजर को नज़र नहीं आता, पुलिस वालों को नज़र नहीं आता, तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। ह्यूज ग्राउंड, और सबको पता है कि ये ट्रक जो आ रहा है उस साइड से, वहाँ बज़ाब्ते दूरबीन से देखते हैं कि कितने ट्रक्स आ रहे हैं, वो इलीगली क्रॉस करके बॉर्डर आ रहे हैं, फिटेड विद गैलन्स ऑफ पेट्रोल। उसी पे कीमत डिटरमाइन होती है, डीलर्स जो डील कर रहे होते हैं। डेली का ये ओकेजन है पूरे। अच्छा सुनिए, उसके बाद बलूचिस्तान विच इज़ 43% ऑफ योर कंट्री, पूरे बलूचिस्तान में ईरानी तेल बिकता है विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट एनी थिंग। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने कहा कि वी कैन नॉट स्टॉप दिस बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल जॉब इज़ डिपेंडेंट ऑन दिस एंड दिस इज़ अवर नीड। कराची से तेल नहीं जाता वहाँ। देखिए वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है एंड आई थिंक जो एक बात वहाँ पे लैकिंग है कि हम रोड पे जो एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, दैट इज वो भी नहीं है। तो आई थिंक वो एक गैप है, क्योंकि एक वैक्यूम क्रिएट हुआ हुआ है, तो उसको नीड को वो फुलफिल कर रहे हैं। एक दफ़ा जब माय पॉइंट इज कि इफ 43% कंट्री कैन डू दिस थिंग लीगली, व्हाई नॉट रेस्ट ऑफ द कंट्री? जी देखिए ये आइडिया ये बीन के जो आपका बलूचिस्तान के अंदर भी जो एक पाकिस्तान नहीं है। नहीं पाकिस्तान नहीं है बोल दे, पाकिस्तान नहीं है वो। नहीं पाकिस्तान तो अलग है, इलाका है, अलग नहीं पाकिस्तान तो है। तो फिर पाकिस्तानी कानून क्यों नहीं लागू? वो मैं कराची में अगर वो ईरानी तेल बेचता हूँ मुझे जेल में डाल देंगे आप। क्यों भाई? अगर मैं जाके हब पे बेचता हूँ तो मैं ठीक हूँ। देखिए अब लेट्स टॉक अबाउट कि जी बलूचिस्तान में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम हमारी मार्केट के लिहाज से आपका गवादर का पोर्ट बनेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होंगी, यही इनरोड्स होंगी। आई थिंक द मिलिट्री हैज़ ये जो आपका एक वहाँ पे टेरर का एलिमेंट था उसको भी काफ़ी हद तक उसको कवर कर चुकी हुई है। एक सुकून आएगा तो वहाँ पे डेवलपमेंट होगी। इतनी आबादी बलूचिस्तान की नहीं है, अपॉर्चुनिटी खुद ब खुद बलूचिस्तान के जो यूथ हैं उनके लिए एक बनेगी आके, एंड दे विल कम इनटू द मेन स्ट्रीम। उसके ऊपर बात कहूँ बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस इन द गल्फ ऑफ 25 ईयर्स। जब मैं गल्फ पहली दफ़ा गया तो मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। मेरा टाइटल था महल माली यानी फाइनेंशियल एनालिस्ट। हालांकि मैं एक बैंक का चीफ क्रेडिट ऑफिसर बनने के लिए गया था, AGM लेवल। आई सपोज टू बिकम पहले मैनेजर क्रेडिट के नाम से। बहरहाल महल माली इसलिए रखा गया था कि अगर आप मुदीर का नाम टाइटल लेते तो वो रिजेक्ट हो जाता। मुदीर तो सिर्फ UAE के बनने वाले थे। और मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि उसमें लिखा हुआ था कि यू हैव कम टू हेल्प अस एंड क्रिएट अवेयरनेस एंड नॉलेज। विद इन 2 years यू विल क्रिएट योर सक्सेसर एंड गो। ये उसके बाद में और 25 साल रह गया, वो गया नहीं। तो वहाँ पे ये है कि प्रेफरेंस देते हैं लोकल्स को। तो अगर मैं एक बात प्रपोज करूँ एज ए टू द नेशन कि सिंस बलूचिस्तान में काफ़ी ग्रीवेंसेस हैं, बलूचिस्तान में लोग नाराज़ हैं, क्यों ना हम उनको 5, 6, 8 साल के लिए एक ऐसे रिजीम दें कि जिसमें रिक्वायरमेंट ये हो कि जो भी जॉब क्रिएट हो फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू ए बलोची। अगर कंपनी सर्टिफाई करे, मिनिस्ट्री सर्टिफाई करे कि इस स्किल का आदमी है ही नहीं, जैसे महल माली नहीं मिलता था UAE में, मुदीर तो कभी नहीं, हर आदमी मुदीर बनना चाह रहा है, तो आप उसको दें फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम कि पंजाब से सिंध से कोई चला जाए और करे। अगर ये किया जाए, आपने जैसा कि आबादी तो छोटी सी है, सारे के सारे बलोची इंशाल्लाह एब्जॉर्ब हो जाएंगे और सारा ये इंसर्जेंसी वाला मैटर ऑफ पास्ट हो जाएगा। अगर हम ये कर दें तो क्या नुकसान हो जाएगा? लेट मी तारिक साहब, लेट मी टेल यू कि आई हैव अ फ्यू, हमारा बचपन को स्कूल के दोस्तों के हमारे बलोची कुछ दोस्त हैं, एंड इट मेक्स मी वेरी प्राउड कि दीज इंडिविजुअल्स केम फ्रॉम वेरी इकोनॉमिकली चैलेंजिंग बैकग्राउंड्स
and they have done extremely well in professional life, you know. जैसे अपने डॉक्टर मलिक साहब, हाँ बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे दौर में पढ़े, हाँ, बड़े तकलीफ से पढ़े, और जो दे आर वेरी टैलेंटेड, आई फाइंड बलोचिस टू बी वेरी टैलेंटेड। तो देयर इज हाउएवर, चूंकि पॉवर्टी बहुत है, तो जो एक तबका है जिसके पास बिल्कुल नहीं है, तो गिवन एन अपॉर्चुनिटी आई फाइंड बलोचिस टू बी वेरी एंटरप्राइजिंग, वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी इंटेलिजेंट। एक सिर्फ मौका देने वाली बात है। आई डोंट थिंक कि ये भूमिपुत्रा वाली पॉलिसी जो कि मतलब अपना आपका हमने मलेशिया में देखी, या आपका एक सऊदियों में भी एक पॉलिसी थी कि जी आप अपने लोकल को पहले करोगे आके, एक वो प्रोटेक्शनिज्म जो है टू सर्टेन डिग्री चलेगा, लेकिन आप ज़्यादा नहीं, 5 साल 10 साल। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आप उनको तालीम के जेवर से आरास्ता कर दें तो यही बलोची, इतने ज़्यादा लोग भी नहीं हैं। देखिए सिंध में भी तो हमने 2 सिस्टम किया हुआ है ना, कोटा सिस्टम किया हुआ है, तो वही कोटा सिस्टम आप समझ लें कि कुछ दिनों के लिए उनको अपलिफ्ट देने के लिए, आई डोंट थिंक देयर इज अ हार्म इन दैट, देयर इज नो हार्म, ताकि भाई सबको। और आपने जैसा कहा कि उनकी बैकग्राउंड ही इतना, अब एक जो बेचारा बहुत ही छोटे से स्कूल से गांव से पढ़ के आ रहा है, हमारे यहाँ का ग्रामीण स्कूल के बच्चे से कैसे कम्पीट कर लेगा, तो इसको तो थोड़ा सा आपको लीवे देना पड़ेगा। अच्छा सर, आप क्या बताइए कि इन्वेस्टर्स आपसे क्या, आप लोग इंतजार में कि देखिए आप कुछ मुंह खोले और लोग उस पर एक्शन लें। तारिक साहब, मार्केट बताएं आप उनको कुछ टिप्स। 32,800 आई थिंक दिसंबर 2014 की क्लोजिंग थी, हम आज वहीं खड़े में दिसंबर 2015 से तो हम ज़ाया हो गया थोड़ा सा, वो 2-2.5% हम बल्कि नीचे ही हमने नीचे बंद किया आके। बट आई थिंक द मार्केट इज पॉइज्ड। मेरी अपनी ज़ाती राय है कि थोड़ा सा ये एक थोड़ा सा एक आउटफ्लो था, कुछ तेल की प्राइसेस की वजह से हमने एक आके देखा। मार्केट में फंडामेंटली कोई चीज़ अच्छी नहीं है, अभी भी अच्छी कंपनी जो हैं हम उसमें देख रहे हैं इन स्पाइट ऑफ द नेगेटिव सेंटिमेंट। आज का दिन भी अगर आप देख लेंगे तो कुछ स्टील के सेक्टर में ऐसी कंपनीज थी, या हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइज़र के नंबर्स अच्छे आने वाले हैं, कि वहाँ पे हम देख रहे हैं। सीमेंट के आप देख लीजिए कि पूरी मार्केट जब नेगेटिव रही तो सीमेंट जो था वो एक अपना वो तो सबसे ज़्यादा उससे रेजिस्ट किया नहीं डिक्लाइन को आगे। तो आई थिंक अच्छी कंपनियां अभी भी जो हैं वो तैयार हैं। वैल्यूएशन के लिहाज से मार्केट इज़ वेरी गुड। अच्छा, मेरी अपना राय ये है, आप सुन लीजिए भाई, कह रहे हैं मार्केट इज़ वेरी गुड, वैल्यूएशंस आर वेरी गुड। तो आपने जो अगर लिया हुआ है अभी कुछ दिन पहले, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यू हैव टेकन एट गुड वैल्यू। तो मेरी अपनी ज़ाती राय है कि ये साल जो है अनलाइक 2015 के शुड बी अ वेरी गुड ईयर फॉर द इन्वेस्टर्स। सर आज आपने स्टील का जिक्र किया, दोनों स्टील कंपनी जो हमारे पास लिस्टेड है, बल्कि और भी हैं लेकिन जो प्रोमिनेंट है, मुगल और अमरीली का particularly has done well today. They have grown little bit and volumes बड़े अच्छे रहे। देखिए हम 2-3 सेक्टर मैंने आपसे जिक्र किया था कि आपका सीमेंट, आपका स्टील, आपका ऑटो, ये जो हम सीपैक की भी बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट इज़ टॉकिंग अबाउट PSDP नेक्स्ट ईयर अगेन कि उसके ऊपर एलोकेशन की भी दोबारा से बात करी। मैंने आपसे कहा कि अगले 2 साल, चूँकि 2 साल के बाद इलेक्शन का भी ईयर आएगा, तो विल सी एक विजिबल हमको प्रोजेक्ट्स जो हैं वो नज़र आएंगे, जिसके अंदर की कंपोनेंट्स अगेन आपका सीमेंट और आपका स्टील आता है, ऑटो अगेन सीपैक की वजह से आके, फर्टिलाइज़र है, हमारी एग्री बेस जो है गवर्नमेंट वहाँ भी इंसेंटिवाइज़ कर रही है आके। आई थिंक अभी मरी गैस ने भी अपनी एक पॉलिसी डिवीजन कुछ डिस्कवरीज के वो गैस के हवाले से कि वो जो आके देने के लिए हवाले उसके ऊपर बात हुई है। ऑयल की प्राइस का जो एक टर्मोइल था वो हम देख रहे हैं कि मोर और लेस सब सबसाइड कर गया है। तो क्या होगा? अच्छा, ऑयल पे जल्दी थोड़ा सा फिर से आ जाते हैं, क्योंकि ऑयल 43 वगैरह से आके फिर से आ गया 39 वगैरह पे। तो आप जो उनकी नेगोशिएशन वाले चले उसमें कोई उम्मीद आपको नजर आ रही है? देखिए उस पे वो कहते हैं कि जी वो एक दिन 2 कदम आगे 2 कदम पीछे वाला चल रहा है कि वो एक कि हम प्रोडक्शन फ्रीज करेंगे। आई डोंट थिंक इट्स गोना हैपन। आप ओपेक की हिस्ट्री निकाल के देख लें तो ऑल द लार्जर प्लेयर्स जो हैं वो कभी भी किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आके एक पॉलिसी के ऊपर आके एग्री नहीं करते। लोगों के अपने अपने सबके जो इंटरनल जो लोग कहते हैं ओपेक ख़त्म हो चुका है। थ्योरेटिकली तो है ना, थ्योरेटिकली तो है, लेकिन ये है कि हाँ, अगर आप इस पे फ्रीज में रशिया कोऑपरेट ना करे तो व्हाट फ्रीज यू आर टॉकिंग अबाउट? देखिए ईरान का आया कि पहले वो करेगा, फिर उसने बोला कि नहीं हमारा ऐसा नहीं है, वो कह रहा है 4 बिलियन का कोटा दो तो हम करते। ठीक है, फिर साउथ अमेरिका में हमारे यहाँ लार्ज प्रोडक्शन होती है, उनके अपने तो सबके अपने जो इंटरनल चैलेंजेस हैं उसकी वजह से दे आर नॉट बीइंग एबल टू। ब्राज़ील का जिक्र किया, ब्राज़ील में बहुत क्राइसिस, वेनेजुएला में बहुत क्राइसिस, नाइजीरिया में बहुत क्राइसिस, और उनकी करेंसीज इतनी ड्रॉप हो गई, वहाँ तो सोशल इशू आ गया है। इसलिए कि लार्ज डिपेंडेंसी, बिकॉज वी हैव सीन अ लॉन्ग हनीमून ऑफ हायर ऑयल प्राइसेस, एंजॉय किया एंड आई थिंक उसको एंजॉय किया। उस दौरान उन्होंने दे दबा के फैसिलिटीज दे दी। अब वो आके थोड़ा सा इनको गवर्नमेंट लाइक सऊदीया इज लुकिंग टू बोरो समथिंग टू द ट्यून ऑफ $10 बिलियन फ्रॉम तेल को महंगा कर दिया। आई मीन आप इट्स वाज अनथिंकेबल परहैप्स आज से 5-10 साल पहले ये आदमी सोच नहीं सकता था
कि इनके रिजर्व जो हैं इनको भी बोरो का भी करना पड़ेगा, बट यू नो सच एट द टाइम आरामको को बेचना पड़ेगा। हाँ, अभी तो आई थिंक इट्स अ लिटिल अर्ली, अभी इट्स टू अर्ली सर। आई थिंक ये वही हो गई ना बात कि घर के सिल्वर बेचने की नौबत आ गई। आई थिंक थोड़ा सा दे विल हैव टू लुक इंटरनली इन टाइटन देयर बेल्ट। ऐसी कोई बहुत पैनिक की सिचुएशन नहीं है, लेकिन ये अगर ऑयल यहाँ से और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे स्टेबल कर जाता है तो आई थिंक इट विल बी good for all concerned. You will be happy if this oil remains at 40 for some 40-45 के रीजन में रहे, even you know, हाँ absolutely। और ये हमारे ऑयल की जो कंपनीज है they will remain fine। मैं आज भी अपना perhaps OGDC की रिपोर्ट देख रहा था कि उसकी वैल्यूएशन के लिहाज से कि जो उसकी भी वैल्यूएशंस हैं उसके लिहाज से भी अभी you know there is a potential upside on OGDC also। I usually don't like to comment, but ये है कि मार्केट जो है जब ऑयल कंपनीज में जब ये तेल की प्राइस में डिक्लाइन आया था तो आई थिंक मार्केट थोड़ा सा तेल की कंपनियाँ ज़्यादा रिएक्ट कर गई थी। आई थिंक आज सब गिरी हुई है, बट आई थिंक अब थोड़ा सा मार्केट में एक थोड़ा सा लॉन्ग, सम पीपल से कि जी दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय ऑयल इफ यू इंटेंड टू होल्ड इट फॉर द नेक्स्ट 4 or 5 years, यू नो इन द नेक्स्ट 4-5 years, दैट मेक्स सेंस आल्सो। $50-60 पे चला, मैंने आपसे वही जिक्र किया कि मार्केट में वैल्यूएशंस बहुत अच्छी हैं, अभी बहुत अच्छी है, तो आज थोड़ा सा वो गिरी हुई है, इस पे कोई ले ले तो शायद 5 साल में बहुत कमा लेगा वो। तो आई थिंक सारे सेक्टर्स में आपको बड़ी अच्छी वैल्यूएशंस की आपको मिल रही हैं, तो आई थिंक इट्स अ टाइम टू इन्वेस्ट। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। आपने देखिए तारिक साहब की सबसे बड़ी खूबी है कि ही डजंट मिन्स वर्ड, ही इज़ वेरी क्लियर इन हिज थॉट्स और बिल्कुल क्लियर कट आपका रिकॉग्निशन है। इनका ये कहना है कि गिवन द प्राइजेस, गिवन द रिटर्न्स, दिस वैल्यूज़ आर वेरी गुड। तमाम सेक्टर ही की तारीफ़ कर रहे हैं, ऑयल की भी कह रहे हैं, और ख़ास तौर से उन्होंने सीमेंट और स्टील का जिक्र किया कि और गाड़ी का भी कि सीपैक की वजह से और जो दूसरे PSDP आने वाला है, अभी हम बड़े बड़े डैम्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बड़ी गुंजाइश है। बाकी चीज़ों में भी आपकी वैल्यूएशन सही है, योर इन्वेस्टमेंट्स आर क्वाइट सेफ इन पाकिस्तान एंड ही सेज दिस इज़ द टाइम टू इन्वेस्ट। इसी के साथ प्रोग्राम खत्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।